हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ BBMKU सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये है थर्ड वीडियो और आपने अभी तक सेकेंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सामंतवाद क्या है? और देखिए इसके अर्थ, इसके मुख्य लक्षण, संरचना, पतन तथा पूंजीवाद की ओर संक्रमण को विस्तार से समझाइए। देखिए मैं क्वेश्चन इस प्रकार से लेकर आई हूँ ताकि आपको एक ही प्रश्न में ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप आए तो आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है, पहले उत्तर में प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, यानी कि सामंतवाद क्या है ना। तो देखिए सामंतवाद एक ऐसी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जो विशेष रूप से यूरोप में मध्यकालीन काल के दौरान विकसित हुई थी, है ना। ये व्यवस्था भूमि पर आधारित थी और इसमें राजा, सामंत, सैनिक तथा कृषकों के मध्य पारस्परिक सेवा और संरक्षण का संबंध होता था, ठीक है। तो देखिए सामंतवाद का अर्थ क्या है। सामंतवाद का मूल आधार भूमि के बदले सेवा की अवधारणा थी, है ना। यानी कोई जमीन देता है तो उसके बदले आपको सेवा करना होगा। इस अवधारणा को ही सामंतवाद कहते हैं। इसमें राजा अपने अधीनस्थों को भूमि प्रदान करता था जिसे फीफ कहा जाता था और बदले में उनसे सैन्य सेवा, वफादारी और कर की उपेक्षा करता था, ठीक है। सामंतवाद की प्रमुख लक्षण क्या क्या है, देखिए विकेंद्रीकरण है, भूमि के बदले सेवा, सामाजिक विभाजन भी है ना। ये सब क्या है सामंतवाद की प्रमुख लक्षण। तब देखिए और सामाजिक विभाजन यानी कि उस जमाने में यूरोप में समाज को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ग? पहला वर्ग थे राजा। राजा की भूमिका क्या थी, वो सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। उसके बाद सामंत, सामंत राजा के अधीन शक्तिशाली जागीरदार था। उसके बाद देखिए योद्धा और नाइट्स, है ना। योद्धा क्या करते थे, सामंतों की रक्षा करने वाले योद्धा होते थे। उसके बाद है सर्फ या फिर किसान। तो किसान कृषक वर्ग जो भूमि पर श्रम करते थे। तो ये 4 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है। अब देखिए सामाजिक गतिशीलता की कमी और धर्म का प्रभाव। तो ये सब था क्या, सामंतवाद के प्रमुख लक्षण, ठीक है। अब सामंतवाद का पतन का कारण क्या क्या है। तो देखिए सामंतवाद के पतन का कारण है व्यापार और शहरीकरण का विकास, कृषकों का विद्रोह, मुद्राधारित अर्थव्यवस्था, महामारी यानी काला मृत्यु, है ना। देखिए तो 14वीं शताब्दी के जब आई थी, 14वीं शताब्दी में एक प्लेग महामारी ने यूरोप की जनसंख्या को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे मजदूरों की कमी हुई और सामंत व्यवस्था चरमरा गई, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीकृत राज की स्थापना। तो ये सब कारण थे पतन के। अब देखिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण किस प्रकार हुआ। तो बाजार अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, बर्जुओं की वर्ग का उदय हुआ, उसके बाद उद्योगों का विकास। तो ये सब के कारण क्या हुआ था, पूंजीवाद की ओर संक्रमण हुआ था, यानी पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुआ था। अब लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, वैज्ञानिक क्रांति क्या थी, इसकी प्रमुख विचार और ऐतिहासिक महत्व को विस्तार से स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यूरोप में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान आई वह बौद्धिक क्रांति थी जिसने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और अरस्तु टॉलमी के सिद्धांतों को चुनौती दी थी, है ना। यानी कि साइंस रिवॉल्यूशन क्या थी, यूरोप में आई थी और जब बौद्धिक क्रांति थी, है ना, बुद्धि के जो बुद्धि के आधार पर क्रांति होती थी, ठीक है। इसमें पारंपरिक जो धार्मिक विश्वास था उसको चुनौती दी गई थी। यह परिवर्तन ज्ञान, तर्क, अवलोकन और वैज्ञानिक विधि पर आधारित था जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी थी, है ना। वैज्ञानिक क्रांति के प्रमुख विचार और खोजें क्या क्या थी, देखिए तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे। देखिए तो कोपरनिकस, है ना, जिन्होंने सौर केंद्रीय सिद्धांत दिया, यानी पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के, है ना। और गैलीलियो गैली ने क्या दूरबीन का निर्माण किया था, गति के नियमों की खोज की थी और चर्च द्वारा उन्हें यातना दी गई इस कारण से, है ना। फिर देखिए केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। उसके बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम दिए थे। उनकी पुस्तक क्या नाम था, देखिए प्रिंसिपिया मैथमेटिका, विज्ञान का आधार बनी थी, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस बेकन और डेकार्टेस ने इन्होंने वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड के स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए वैज्ञानिक क्रांति का ऐतिहासिक महत्व क्या था, इससे विज्ञान की नींव उत्पन्न हुई थी, है ना। तर्क एवं अवलोकन को प्राथमिकता मिली थी, चर्च की शक्ति में कमी आई थी, आधुनिक विश्व दृष्टि का निर्माण हुआ था और औद्योगिक क्रांति का आधार था ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑफ एनलाइटमेंट यानी प्रबोधन युग क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके प्रभाव क्या है, ठीक है। तो देखिए
प्रबोधन युग यानी कि एज ऑफ एनलाइटमेंट 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में आया एक बौद्धिक आंदोलन था, जिसमें तर्क, विज्ञान, मानव अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया था। इस युग ने समाज, राजनीति, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। ठीक है, इसको देखिए पृष्ठभूमि क्या थी? पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, धार्मिक अंधविश्वासों से मोहभंग और मुद्रण कला और शिक्षा का प्रसार। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो तर्क और विवेक का महत्व, धर्मनिरपेक्षता थी, स्वतंत्रता और समानता का समर्थन, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा, समाज सुधार की भावना। ठीक है, तो ये सब थी इसकी विशेषताएं। अब है देखिए प्रमुख विचारक कौन कौन से थे। ठीक है, तो प्रमुख विचारक थे, पहले थे वोल्टेयर, जिन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और राजसत्ता की आलोचना की थी। उसके बाद आते हैं रूसो ने सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन और सरकार की वैधता को लोगों को सहमति से जोड़ा। ठीक है, उसके बाद मोंटेस्क्यू शक्ति का विभाजन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इसके प्रभाव क्या कहते हैं? देखिए राजनीतिक क्रांति का आधार था, लोकतांत्रिक विचारों का विकास था, शिक्षा में सुधार हुआ था इसके कारण, और मानव अधिकारों का विकास हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्लोरियस क्रांति क्या थी, इसके कारण क्या है, प्रकृति क्या है, प्रभाव तथा इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली के विकास पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले ग्लोरियस क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति थी, जो बिना रक्तपात की हुई थी, है ना, यानी कि बिना हिंसा के। इसके माध्यम से संसदीय सत्ता को मजबूत किया गया और राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई। इस क्रांति ने इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी थी। ठीक है, कारण क्या था? देखिए जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, धार्मिक असंतोष, पार्लियामेंट की उपेक्षा, विलियम ऑफ ऑरेंज का समर्थन, तो ये सब इसके कारण थे। प्रकृति देखिए ये क्रांति शांतिपूर्ण थी, इसमें ज्यादा रक्तपात नहीं हुआ था। यह ग्लोरियस यानी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे जनहित में सत्ता बदली। देखिए प्रभाव क्या था इसका? बिल ऑफ राइट्स, है ना, इस दस्तावेज ने राजा की शक्तियों को सीमित किया और संसद को सर्वोपरि बना दिया। संसदीय प्रणाली की स्थापना हुई थी, धार्मिक सहिष्णुता, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, तो ये सब इसके प्रभाव थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? प्राचीन शासन व्यवस्था, बौद्धिक की भूमिका तथा प्रभावों को विस्तारपूर्वक समझना है। देखिए 1789 में फ्रांस में हुई फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक थी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस को बल्कि संपूर्ण विश्व को लोकतांत्रिक और आधुनिक सोच की दिशा में अग्रसर किया। इसके प्रमुख कारण देखिए सामाजिक असमानता, है ना, राजनीतिक निरंकुशता, उसके बाद आर्थिक संकट और बौद्धिक क्रांति, तो इसके प्रमुख कारण ये थे। अब देखिए अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, तो ये सब प्रमुख कारण में आ गए। अब देखिए प्राचीन शासन व्यवस्था क्या थी, है ना, तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था पहले के जमाने में। संसद निष्क्रिय थी यानी संसद नहीं था और कानून राजा की इच्छा से बनते थे। कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब देखिए बौद्धिकों की भूमिका क्या रही होगी? तो रूसो, ठीक है, रूसो एक बौद्धिक थे जिन्होंने सामाजिक अनुबंधन के माध्यम से जनता की सर्वोच्च बात की। फिर वोल्टेयर ने धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे वो। और उसके बाद मोंटेस्क्यू, इन्होंने शक्तियों का विभाजन का समर्थन किया। और प्रभाव देखिए, प्रभाव इसका क्या क्या हुआ? तो इसके प्रभाव से राजशाही का अंत हुआ, मानव अधिकार की घोषणा हुई, समाज का लोकतांत्रिकरण हुआ और विश्व पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी अनेक देशों में क्रांति की भावना फैली, जैसे इटली, जर्मनी, भारत इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको मैं इंग्लिश में भी लेकर आई हूँ। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। डिफाइन feudalism and explain its characteristics, structure and also describe the transition from feudalism to capitalism। ठीक है, देखिए feudalism was the dominant social, political and economic system in medieval Europe from 9th to 15th century। Okay, it was based on land ownership, loyalty and social hierarchy। As Europe progressed, feudalism eventually gave way to capitalism, a modern economic system focused on private ownership and profit। ठीक है, तो मीनिंग क्या है इसका? देखिए फ्यूडलिज्म वाज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेयर अ किंग ग्रांटेड लैंड्स टू नोबल्स इन रिटर्न ऑफ फॉर मिलिट्री सर्विस एंड पीजेंट्स वर्क द लैंड फॉर द नोबल इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन। यानी कि राजा जमीन देता था और जमीन के बदले जो पीजेंट्स हैं और वर्कर जो काम करते थे उसके लिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? देखिए तो लैंड एज द सेंट्रल यूनिट पावर, हेराची, किंग क्या था? पहले किंग, उसके बाद नोबल्स, उसके बाद नाइट्स, उसके बाद पीजेंट्स। ठीक है, फिर
मैनोरियल इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस के आधार पर आधारित थी। डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस अमंग क्लासेस थी। स्ट्रक्चर देखिए, किंग जो था इसमें सुप्रीम लीडर था, उसके बाद लॉर्ड्स और नोबल्स आते हैं, उसके बाद क्नाइट्स आते हैं जो कि मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद पीजेंट्स जो कि जमीन पर काम करते थे एंड पेड टैक्स इन काइंड। ठीक है, अब डिक्लाइन कैसे हुआ फ्यूडलिज्म का अंत, तो देखिए फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड एग्रीकल्चरल डिक्लाइन हुआ। द ब्लैक डेथ जो हुआ था, ब्लैक डेथ 1347 से लेकर 1351 तक लेड टू मासिव पॉपुलेशन लॉस एंड लेबर शॉर्टेजेस। ठीक है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड, रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन मैनर्स, राइज इन सेंट्रलाइज्ड मोनार्चीज, उसके बाद इंक्रीज लिटरेसी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म है ना, तो ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म क्या होता है, देखिए प्राइवेट वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल की शुरुआत हो चुकी थी। वेज लेबर रिप्लेस्ड सेर्फडम, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इमरजेंस ऑफ मर्चेंट। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये सब के कारण क्या था, इसका अंत हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड, न्यू आइडियाज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। देखिए साइंटिफिक रिवोल्यूशन क्या है, तो द साइंटिफिक रिवोल्यूशन विच बिगेन इन द 16th सेंचुरी, जो कि 16th सेंचुरी में शुरू हुई थी, एंड कंटिन्यूड इन द 18th सेंचुरी, मार्क द टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, है ना। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रैशनैलिटी। इसका देखिए बैकग्राउंड, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड क्या था, देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेंस, ह्यूमनिज्म, रिडिस्कवरी ऑफ एंसाइंट ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस फैल गया था, इसके कारण साइंटिफिक नॉलेज भी तेजी से फैला। अब देखिए मेजर न्यू आइडियाज का क्या इसमें आए थे, देखिए तो हेलिसोसेंट्रिक थ्योरी दिया था किसने, निकोलस कॉपरनिकस ने। फिर लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी, आइजैक न्यूटन। साइंटिफिक मेथड दिया था फ्रांसिस बेकन एंड रीने डिस्कार्टस ने। उसके बाद टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और बैरोमीटर की खोज की थी। ठीक है, तो ये इस दौरान साइंटिफिक खोजें हुई थी। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या महत्व है, तो रिप्लेसमेंट सुपरस्टिशन विथ रीजन, गेव राइज टू मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब का मॉडर्न साइंस में बढ़ गया है ना। उसके बाद देखिए वीकेंड चर्च ऑथोरिटी, लेड फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्टिमुलेटेड एनलाइटमेंट थिंकिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द एज ऑफ एनलाइटमेंट। इसका एज ऑफ एनलाइटमेंट क्या है, ठीक है, तो एनलाइटमेंट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में हुआ था ये। इट एम्फसाइज्ड रीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड साइंस ओवर ट्रेडिशन एंड रिलीजियस डॉगमा। ठीक है, तो देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड इसका है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, डिससैटिस्फैक्शन विथ मोनार्चीज, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड प्रिंटिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर्स एंड ह्यूमैनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, belief in reason and logic, promotion of individual liberty, focus on natural rights, opposition to despotism and absolute monarchy, support for tolerance, education and secularism. Impact देखिए क्या हुआ था, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ था, रिफॉर्म इन लॉज एंड एजुकेशन और लॉज में सुधार हुआ था, है ना, राइज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, डिक्लाइन ऑफ चर्च अथॉरिटी और इमरजेंस ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है वो 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। ये एक पीसफुल ट्रांसफर था पावर का, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो कॉजेज यानी कि कारण क्या कहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग जेम्स II एंड पार्लियामेंट, फिर हिज प्रो कैथोलिक पॉलिसीज, एंगर्ड प्रोटेस्ट एलाइट्स। ठीक है, उसके बाद फ्री ऑफ अ कैथोलिक डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेचर इसका क्या था, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था ये, है ना, इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था। विलियम ऑफ ऑरेंज इन्वाइटेड टू टेक द थ्रोन, किंग जेम्स II फ्लेड टू फ्रांस। ठीक है, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या थे, विल ऑफ राइट पास हुए थे, स्ट्रेंथन पार्लियामेंट ऑथोरिटी, है ना, पार्लियामेंट ऑथोरिटी मजबूत बना था, मोनार्क बिकम आंसरेबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, उसको देखिए ग्रोथ ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या कारण थे और उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल्स का भी रोल क्या था इसमें, तो देखना है। देखिए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब से कब तक हुआ था, याद रखिएगा 1789 से 1799 तक was a landmark event that not only transformed France but also inspired political and
social change across the world. It challenges the centuries-old monarchy and established principle of liberty, equality and fraternity. ठीक है. Causes क्या थे इसके? Economic crisis था, inequality, enlightenment ideas, weak leadership और high cost of bread and famine. ठीक है, तो ये सब उसके कारण थे. अब देखिए एंसाइंट रिजम ऑफ फ्रेंड्स क्या थे. ठीक है, रिजिड सोशल स्ट्रक्चर था. फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, सेकंड स्टेट क्लर्जी यानी किंग है ना, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल जो कि 90% पीपल इसी में आते थे, और जो थर्ड स्टेट है वही सारे टैक्स भरते थे. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है. और रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इसमें कौन कौन से इंटेलेक्चुअल्स के क्या क्या रोल थे. ठीक है, तो देखिए वोल्टेयर नाम के जो इंटेलेक्चुअल्स है उसका उन्होंने क्रिटिसाइज किया था चर्च और मोनार्ची का. उसके बाद रोसियो ने एडवोकेटेड सोशल कॉन्टैक्ट एंड जनरल विल. ठीक है, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का समर्थन किया था. ठीक है, और डाइड्रेट ने स्प्रेड आइडिया थ्रू इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू उन्होंने आइडिया को फैलाया था. अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था इस रेवोल्यूशन का, तो मोनार्ची एबोलिश्ड हुई थी, रिपब्लिक स्टेब्लिश्ड हुई थी, डिक्लेरेशन हुई थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. ठीक है, उसके बाद राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इंस्पायर्ड रिवोल्यूशन इन यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, एंडेड फ्यूडल सोसाइटी. ठीक है, तो ये रहे मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, पार्ट 3 है हमारा और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देख लीजिए. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लें. बाय बाय.